हेलो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं सेकेंड वीडियो के साथ में IIT JEE क्विज 2022। टॉपिक हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जिसमें हम आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस IIT JEE के करवाएंगे बच्चों। और टॉपिक के अंदर जो कवर होना है वो कवर होना है फंक्शनल इक्वेशंस और इंटीग्रल इक्वेशंस। इसके अलावा प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस होंगे, डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, लेबनिज़ रूल का हम लोग काम करेंगे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर काम करेंगे। तो बहुत कुछ बच्चों आज के टॉपिक में होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आप लोग सब लोग पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लिखना और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, क्योंकि हम आज की क्लास में जिस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे यही अप्रोच आपकी मेंस और एडवांस एग्जाम में होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बच्चों आपको देखना है, क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या है वो देखनी है। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन पिक करूं आज की क्लास में। डेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिसकी लिमिट 0 to 2 पाई है, और फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 sin x, जिसको देखते ही आपके दिमाग में डिसकंटिन्यूटी आ गई। सबको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर्स पे, तो हम 2 sin x फंक्शन की इंटीजर वैल्यूज को पिक करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व शुरुआत कैसे करेंगे, आप सबसे पहले 2 sin x फंक्शन का ग्राफ डिफाइन कर लीजिए। आप सबको पता है 2 sin x की जो रेंज होगी वो -2 से 2 लाई करेगी, बिकॉज sin x की रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है। जो रीजन हमें दिया हुआ है उस रीजन में हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा ग्राफ बना देता हूं, कोशिश करता हूं कि इसी ग्राफ के अंदर आप सारी चीजों को समझ पाओ। ये बेटा फंक्शन है, रेंज है अपने पास 0 से लेके 2 पाई की, और डोमेन था 0 से 2 पाई। रेंज है -2 से लेके 2 तक की। आप अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कुछ इस टाइप का पिक्चर आपको मिलने वाला है, और दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज 0। बीच में एक पॉइंट है π/2 जिस पे फंक्शन की वैल्यू 2 मिलेगी, और यहां पे एक पॉइंट मिल गया, दिस इज 3π/2 जिस पे फंक्शन की वैल्यू -2। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपको विजिबिलिटी होगी। आप ग्राफ को थोड़ा थोड़ा बदलते चले जाइए। आप देखो -2 से लेके 2 तक के बीच में कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज आती है। एक तो -1 आती है, एक +1 आती है। तो -2, -1, 0, 1 और +2 ये आपकी इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यूज हो गई। हमने इन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस ड्रॉ कर दी। इन लाइंस को ड्रॉ करने का रीजन क्या है वो भी आपको अभी समझ में आने वाला है। तो मैं डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब बच्चों ये देखना होगा कि ये 1 वैल्यू किस पॉइंट पे मिल रही है। तो 2 sin x = 1 बोलने का मतलब sin x = हाफ, तो ये π/6 पॉइंट पे मिल रही है। इसके अलोंग आगे बढ़ते हैं तो 5π/6 पे भी हाफ वैल्यू sin x रखेगा। सिमिलरली हम यहां पे चलते हैं तो ये वाला पॉइंट 2 sin x = -1 जो कि π + π/6 मतलब 7π/6 पे होगा। तो ये वाला पॉइंट आपका 7π/6 हो गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वैल्यू को देखते हैं तो ये वाली वैल्यू 2π - π/6 दैट इज 11π/6 हो जाएगी। अब अगर आप गौर से देखो तो आपका फंक्शन 0 से लेके π/6 के बीच में 0 to 1 वैल्यू लेता है, और 0 से 1 तक के बीच की वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बच्चों क्या होता है, दिस इज ऑलवेज 0। सो यहां पे आपका फंक्शन 0 वैल्यू रखने वाला है। π/6 पॉइंट पे इंस्टेंटली वैल्यू 1 हो जाएगी। अगेन 1 से π/6 से लेके 5π/6 के बीच में सिर्फ π/2 पॉइंट को अगर छोड़ दें तो हर जगह वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करती है। तो ओनली π/2 पॉइंट पे इंटीग्रल वैल्यू 2 मिलेगी, उसके अलावा सारे पॉइंट्स पे आपको वैल्यू 1 मिलने वाली है। अगेन हम जब आगे बढ़ते हैं तो 5π/6 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रही है, तो इसका मतलब फंक्शन इस पॉइंट पे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो जाएगा इस कंप्लीट रीजन के लिए। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं पाई से 7π/6 तक के बीच में, तो उस रीजन में आपका फंक्शन -1 से 0 तक के बीच की वैल्यू ले रहा है, तो -1 से 0 तक के बीच की वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों जब हम आगे बढ़ते हैं -7π/6 से 11π/6 के बीच में, तो यहां पे वैल्यूज
फंक्शन की -2 से -1 के बीच में लाई करती है तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप इजीली सोच सकते हो कितना हो जाएगा. दिस वैल्यू बिकम्स -2. एंड देन after that point 11 pi by 6 to 2 pi, your function takes the values between -1 and 0, so its greatest integer value becomes -1. So graph इस फॉर्म में मिल जाए. And at point 2 pi it will become again 0. So this kind of picture भी है. अगर बच्चों आप इस ग्राफ को और सिंप्लीफाई करते हो तो आप देख पाते हो कि आपको सिर्फ रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं. और वो कैसे रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूं. एक रेक्टेंगल तो बेटा मुझे ये मिल रहा है. इसका अगर हम एरिया निकाल लें, दूसरा रेक्टेंगल मुझे ये मिल रहा है, इसका हम लोग एरिया निकाल लें, और तीसरा रेक्टेंगल मुझे ये मिल रहा है जिसका हम लोग एरिया निकाल लें, और चौथा रेक्टेंगल अपने को ये मिला, और रिमेनिंग पोर्शन पे फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है. तो आप इन रेक्टेंगल्स के एरियाज निकाल सकते हो. अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो एरिया आपको मिलेगा, जो इसकी ब्रेथ है वो मिल रही है 1, और जो लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 5 pi by 6 minus pi by 6, जिसकी वैल्यू 4 pi by 6 हो जाएगी, मतलब 2 pi by 3 हो जाएगी. सो द एरिया ऑफ दिस रीजन इज 1 into 2 pi by 3, that is 2 pi by 3. Again, the area of that smaller region, this is 7 pi by 6 minus pi. तो 7 pi by 6 minus pi अगर हम लोग करते हैं तो वैल्यू मिलेगी pi by 6. सो दिस इज pi by 6. और जो इसकी लेंथ आ रही है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल में एक बात ध्यान रखनी कि एरिया आपको जो नोटेशन है फिगर की उसके हिसाब से लेना है. जो इसकी लेंथ है वैसे 1 है, बट आप इसे काउंट क्या करोगे, -1, बिकॉज ये पिक्चर जो मिल रही है वो एक्स एक्सिस से नीचे मिल रही है, तो मैंने इसे मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दिया. सो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -pi by 6 मिल जाएगी. सिमिलरली अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो इसका एरिया, इसकी जो लेंथ है वो बच्चों मिल रही है 11 pi by 6 minus 7 pi by 6, that is 4 pi by 6 अगेन. एंड जो इसकी ब्रेथ मिल रही है वो मिल रही है 2. सिमिलरली अगर हम चलते हैं 2 नहीं -2, आप इसे सिंप्लीफाई अगर करते हो तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी. दिस इज 4 pi by 3 विद नेगेटिव साइन. अगेन बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस वाले रीजन की बात करते हैं. तो इसकी ब्रेथ है pi by 6 और इसकी लेंथ है -1. तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो ये वैल्यू मिल जाती है -pi/6. सो जो कंप्लीट एरिया या इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 pi, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 sin x, दिस into dx. आप इन सबका सम कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज 2 pi by 3, this -pi by 6, this -pi by 6, this -4 pi by 3. And when you simplify this term and this term define -2 pi by 3, और यहां से इन दोनों का सम मुझे मिल गया -pi by 3. तो जब हम सबका सम करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी -pi, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन. तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन है. हमने फंक्शन की डिसकंटिन्यूटीज को देखा और उसके बाद इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप एरियाज ऑफ रेक्टेंगल बनाते हुए सॉल्व कर सकते हो. तो बच्चों चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. बहुत शानदार क्वेश्चन है. इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 to 1 to r, और बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो आपको समझनी है. दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1. तो फंक्शन इंक्रीजिंग दिया हुआ है और वी हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी. वैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका ये ऑप्शन करेक्ट होना था, मैंने इसे सब्जेक्टिव बना दिया है. अब सोचेंगे कैसे, अप्रोच कैसे लेंगे वो सोचना होगा. बच्चों सॉल्व करने के लिए हम इसका राइट हैंड साइड पिक कर लेते हैं. तो राइट हैंड साइड पिक कर लेते हैं और उसको i मान लेते हैं. तो मैंने लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to अल्फा fx into dx ले लिया. बट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को गौर करूं तो यहां पर लिमिट 0 से 1 है. तो 0 से 1 लिमिट लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूं. लेट x इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी, and this implies that will become dx is equal to alpha dt. इन सारी बातों को सोचते हुए दिमाग में ये आता है कि अगर लिमिट्स की बात करें न्यू वेरिएबल t के लिए वो भी कन्वर्ट हो जाएंगी, बिकॉज दैट
t becomes x upon alpha. तो जो न्यू लिमिट्स होंगी वो क्या बन जाएंगी? दे बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 and f of alpha t and this into alpha times dt. So that alpha is a constant quantity, उसको हम आउटसाइड लिख लेते हैं. अब बेटा अपने पास दिया क्या क्या है आप बहुत इजीली देख सकते हो. अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है. मैं सारी रफ कैलकुलेशंस को भी साथ साथ करते चल रहा हूं. तो अल्फा की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रही है. अगर अल्फा 0 से 1 लाई करता है तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अल्फा टी की बात करें तो अल्फा टी हमेशा कैसा होगा? आप ये ध्यान जरूर देना कि टी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है. तो अल्फा टी ऑलवेज लेस देन बाई टी हो. अगर अल्फा टी ऑलवेज लेस देन बाई टी आता है बिकॉज आपका फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? दिस कैन बी रिटन एज, आई थिंक मुझे लगता है कि क्वेश्चन में एक करेक्शन होना चाहिए. ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए. नॉन इंक्रीजिंग का मतलब बेटा डिक्रीजिंग होता है, बिकॉज अदरवाइज इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. आप खुद समझ सकते हो. तो अगर ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है देन दिस इज f of alpha t that is greater than or equal to f of t. नॉन इंक्रीजिंग means either decreasing or constant function, right? तो this value we have. So this implies that integral is greater than or equal to alpha times integral 0 to 1 this into f of t this into dt. So we have this inequality. आपको सबको पता है कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रल 0 to 1 fx into d of x this is less than or equal to इंटीग्रल 0 to alpha f of x into dx. एंड यही आपको प्रूव करना था. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अप्रोच देखनी होगी आपको, कोशिश करनी कि मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनकी अप्रोच आप पकड़ पाओ. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5 डिग्री का और आपसे बोलता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट 5 to 41 dx upon f1 inverse x its whole power 5 this plus 5 into f inverse x. बट बेटा आप अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि इस फंक्शन का इनवर्स निकाला जाए तो बहुत क्रिटिकल है और सबको पता होगा कि इन्वर्टेबल फंक्शंस तो हम पता कर लेते हैं लेकिन कई सारे फंक्शंस के इनवर्स नहीं निकाल पाते हैं. तो यहाँ पे भी आपको इनवर्स नहीं निकालना है, आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है. तो ये भी सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन जाता है. तो बच्चों मैंने एक सब्स्टिट्यूशन कर लिया, मैंने लेट कर लिया दिस f इनवर्स x दिस इज इक्वल टू y. So this implies that x is equal to f of y. And when you differentiate this, we get dx is equal to f prime y this into dy. और जो लिमिट्स है बेटा वो लिमिट्स भी चेंज होंगी बिकॉज लिमिट आपकी 4 to 41 चल रही है. तो जब मैं x सपोज y की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं इस एक्सप्रेशन में तो मेरे पास x का वैल्यू मिल जाएगा. This is f of 1 and that is equal to 1 to the power 5 this plus 5 into 1 this minus 1 and that value is nothing, this is equal to 5. कितना शानदार कोइंसिडेंस बन गया कि जब आपके पास लोअर लिमिट थी 5 तो लोअर लिमिट 5 y की किस वैल्यू के लिए मिल रही है? 1 वैल्यू के लिए मिल रही है. सिमिलरली बच्चों अगर मैं लेट कर लेता हूं y is equal to 2 तो मुझे x की वैल्यू f of 2 मिल जाती है और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं then this is 2 to the power 5 in plus 5 into 2 minus 1 then this value is equal to 2 to the power 5 that is 32 plus 10 that is 42 minus 1 this is 41. फिर से आपको जो 41 इसकी अपर लिमिट मिल रही है वो y की किस वैल्यू के लिए मिल रही है? वो y की 2 वैल्यू के लिए मिल रही है. तो आपका इंटीग्रेशन I this is converted in the form of integration has the limits 1 to 2 and that is f prime y this into dy and that whole divided by y to the power 5 and this plus 5 into y. अब अगर आप f prime y निकालते हो तो आपको ये मिल जाएगा 1 से लेके 2 and that is 5 into y to the power 5 this plus 5 and that whole divided by y to the power 5 this plus 5y. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटीग्रल डिफरेंशिएशन है.
आपको सबको दिखता होगा कि नीचे आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ वाई और ऊपर उसका डेरिवेटिव है एफ प्राइम वाई। तो आप इजीली सोच सकते हो बच्चों बातों को कि इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, दिस इज लॉग ऑफ f of y, it means y to the power 5 plus 5y, and now put the limits of integration. This will become log of 2 to the power 5, that is 32, plus 5 into 2, that is 10, so this is log of 42, and this minus log of, this is 1 plus 5, this is 6, and log 42 minus log 6, that is log m upon log m माइनस log n, उसको log m अपॉन n प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। तो 42 अपॉन 6 दैट इज 7, सो दिस वैल्यू इज log 7। तो कितना इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमने ना ही इनवर्स निकाला और बहुत कम कैलकुलेशन के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे आप इजीली से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो बाय ब्रेकिंग दिस cos ऑफ x माइनस टी, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप शॉर्ट टाइम पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो हमारे पास fx दिया हुआ था, इंटीग्रल 0 टू पाई दिस इनटू cos t, दिस इनटू cos ऑफ x माइनस टी, दिस इनटू dt। आई टेक दिस एज ए फर्स्ट इक्वेशन और इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लिया। ये आपको याद होगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर बेस्ड हम आज काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, देन दिस f of x becomes in the form of integral 0 to pi, and that is cos pi minus t, which is again cos t, but that is with negative sign. And similarly दूसरा जब हम लोग पुट करते हैं, then this will become cos x minus pi minus t, and that will become cos pi minus x plus t. तो ये भी आपके पास आ गया minus cos x plus t, this into dt. This is when you simplify again this equation, it will become integral 0 to pi, that is cos t into cos of x plus t, this into dt. So this is your second equation. आप कैसे करते हो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व? फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए। जब आप फर्स्ट प्लस सेकेंड करोगे तो आपको मिल जाएगा 2fx, एंड राइट हैंड साइड में बच्चों आपको मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई, एंड दैट इज cos t, एंड cos t इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है इसमें, और इस टर्म का सम आपको एक्स्ट्रा मिल गया जब आप कॉमन cos t ले लेते हो। तो cos ऑफ x माइनस t प्लस cos ऑफ x प्लस t अगर करते हो तो वैल्यू आती है 2 cos x cos t। बेसिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो इंटीग्रेशन t इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बेस्ड है, तो 2 cos x तो आपका कॉमन आ गया बाहर, और अंदर मुझे वैल्यू मिल गई इंटीग्रल 0 टू पाई, दैट इज cos स्क्वायर t इंटू dt। अब इसका वैल्यू तो हम इजिली निकाल सकते हैं बाय दैट फॉर्मूला, तो मैं इस 2 को भी अंदर ही रख लेता हूं। तो 2 cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। So by using that property, we can write that is cos x integral 0 to pi, and this can be written as 1 plus cos 2t, this into dt. And now you may integrate this. So this implies that is cos x, this is 2fx is equal to, this is cos x, and integral 0 to 2 pi, integrate कर लेते हैं, x plus sin 2 या t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो t की फॉर्म में लिख लेते हैं sin 2t डिवाइडेड बाय 2, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई। तो पाई लिमिट के लिए तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, और 0 लिमिट के लिए दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो मुझे जो वैल्यू मिल चुकी है यहां से वो मिल गई पाई cos x, एंड दिस इंप्लाइज योर फंक्शन fx इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 cos x, एंड वी नो दैट cos x हैज द मैक्सिमम वैल्यू इन 0 टू 2 पाई इज obviously 1. So this implies pi by 2 cos x has the maximum value. This is pi by 2. So maximum value of this function fx is equal to pi by 2. तो again बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन था। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज इंटीग्रल माइनस 1/8 टू प्लस 1/8। आप इसकी लिमिट्स को अगर देखो तो ये माइनस a से लेके a की फॉर्म में है। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट आ गया। बट अगर बच्चों हम यहां पे cos इनवर्स x टू द पावर 5
दिस प्लस 5x फंक्शन को देखते हैं। तो सपोज मैं इसे fx फंक्शन मान लेता हूं, और इवन और ऑड के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं f ऑफ माइनस एक्स का। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, दिस इज माइनस ऑफ x टू द पावर 5 दिस प्लस 5x। एंड अगर आपको इनवर्स ट्रिगो पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इजीली इस बात को बोल सकते हो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x टू द पावर 5 एंड दिस प्लस 5x। सो दिस इज नॉट इवन फंक्शन, नॉट ऑड फंक्शन, मतलब नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दूसरा होगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी पहले से यहां पे लिखी हुई है, आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी दोनों लिमिट्स का सम 0 हो जाता है तो आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अगर फंक्शन आपका ना ही इवन है ना ही ऑड फंक्शन है। तो हमने इसे इंटीग्रल I मान लिया, एंड दैट वैल्यू इज इंटीग्रल माइनस 1/8 टू प्लस 1/8, एंड दैट इज कॉस इनवर्स x टू द पावर 5 प्लस 5x दिस इनटू dx। So by using that property, it can be written as minus 1/8 to plus 1/8, and that can be written as cos inverse minus x to the power 5 and this plus minus 5x and this into d of x। एंड इसको तो सिंप्लीफाई करके अभी निकाला ही था, तो जब आप इसे यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा पाई टाइम्स इंटीग्रल माइनस 1/8 टू प्लस 1/8 दिस इंटू डी ऑफ एक्स एंड दिस माइनस, अगर बच्चों इस फंक्शन को देखो तो ये फिर से वही फंक्शन मिल गया जो आपको इंटीग्रेशन में दिया हुआ था, मतलब ये मुझे पाई माइनस एफ एक्स की फॉर्म में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली सेकेंड इंटीग्रल आई बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू बिकम्स 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 1/8 माइनस 1/8 that is 2/8 and that value becomes 1/4 and so your integration has the value pi upon 8। तो बच्चों ये भी फिर से बहुत आसान क्वेश्चन था which is based on the property। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है। x क्यूब cos to the power 4x this into sin x that divided by pi cube minus 3 pi square x plus 3 pi x square। बट डिनोमिनेटर को देखते हुए कुछ दिमाग में राइमिंग हो रहा है, तो हमने इस इंटीग्रल को i मान लिया और कुछ मैनिपुलेशन करने शुरू कर दिए। न्यूमरेटर तो सेम रखा, cos to the power 4x this into sin x and that divided by the denominator जिसको मैंने pi cube minus 3 pi square x this plus 3 pi x square के साथ में मैंने x cube सब्ट्रैक्ट कर दिया और साथ में x cube ऐड कर दिया। वो आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, बिकॉज दिस वैल्यू pi cube minus 3 pi square x this plus 3 pi x square minus x cube, this is the formula of a minus b its whole cube। So easily question solve किया जा सकता है। We may write that value as pi minus x its whole cube, this into d of x। So जब क्वेश्चन पे फिर से आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आपका बहुत इजी फॉर्म में बन चुका है। That value becomes integral 0 to pi x cube this into cos to the power 4x this into sin x that divided by pi minus x its whole cube and this plus x cube into d of x। अगेन आप यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी आपको याद होगी थोड़ी देर पहले मैं क्वेश्चन में यूज कर चुका हूं। दिस इज इंटीग्रल 0 to a that is fx into dx, this is equal to integral 0 to a f of a minus x this into d of x। So by using this property, that integral becomes in the form of I is equal to integral 0 to pi, this is pi minus x its whole cube this into cos to the power 4 pi minus x, this is minus cos x to the power 4, बट इवन पावर है तो वैल्यू सेम मिल जाएगी, और sin pi minus x तो sin x ही होता है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ गई pi minus x, this is become x cube and second term becomes pi minus x cube। तो आप देख सकते हो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम आ रहे हैं, तो इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन ले लिया। अब जैसे कि हम पुराने क्वेश्चंस में भी करते चले जा रहे हैं, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड में तो 2i आ गया और राइट साइड में अगर आप गौर से देखते हो तो वैल्यू मिल चुकी है 0 to pi x cube प्लस
pi minus x its whole cube by taking cos 4x this into sin x as a common, and this whole divided by this is x cube plus pi minus x its whole cube this into d of x. तो बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन कितना इजी बन चुका है. These two terms are eliminated and now this is equal to integration is in the very easiest form. आप इसे I equal to 1 by 2 integral 0 to pi cos to the power 4x this into sin x into dx की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें आप देखते हो कि अगर मैं cos x को t मानूंगा तो आप इजीली सारी फॉर्मेट्स बना सकते हो. अगर आपने cos x t लिया तो आपको मिल गया माइनस sin x dx दिस इज इक्वल टू dt. That means sin x dx is equal to minus dt. But limits of integration also changed. तो वो जब चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू मेरे पास आएगी? तो I is equal to 1 by 2 इंटीग्रल cos x cos 0 is equal to 1. तो ये और cos pi equal to minus 1. तो ये लिमिट 1 से लेके minus 1 जा रही है और एक साइन बाहर आपके पास माइनस भी आ रहा है. This into t to the power 4 into dt आपको मिल रहा है, but that is even function. और आपको याद होगा प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी minus a to a fx into dx. If fx is even function then this can be written as 2 times 0 to a fx into dx. So by using that property सबसे पहले मैंने इस माइनस साइन से इस इंटीग्रेशन को की लिमिट्स को चेंज कर दिया. ये भी आपके पास प्रॉपर्टी है और उसके बाद इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी को लगा दिया. तो इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 t to the power 4 into dt. And now this value becomes in the form of 1 upon 5. So this is your answer. Okay बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. और ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन आपको लगता होगा. यहाँ पे आपको फंक्शनल इक्वेशंस दी हुई है, डेरिवेटिव की फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है, 2 लिमिट्स दी हुई हैं और आपसे बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रेशन. तो कोई अप्रोच दिमाग में नहीं आती. आपको सोचना कैसे होगा क्वेश्चन को. आप क्वेश्चन में अगर आई इंटीग्रल मान लेते हो, इंटीग्रल 0 to 1 px into dx और प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हो तो ये आई बन जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 p of 1 minus x into d of x. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और ऐसे सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड किया जाए देन दिस विल बिकम 2i is equal to इंटीग्रल 0 to 1 px plus p of 1 minus x this into d of x. नाउ आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? अब आपके पास जो ये कंडीशन दी हुई थी इस कंडीशन का इस्तेमाल किया जा सकता है. क्या दिया हुआ है? p प्राइम x इज इक्वल टू p प्राइम 1 माइनस x. अब दोनों तरफ बच्चों इसे इंटीग्रेट कर दो. जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा px और राइट साइड में मिल जाएगा माइनस ऑफ p ऑफ 1 माइनस x बिकॉज 1 माइनस x का कोएफिशिएंट -1 है एंड दिस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c. So this implies that will become p of x this plus p of 1 minus x this is equal to c constant. अब आपको वैल्यूज p0 और p1 की दी हुई है तो मैंने इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कर दिया. जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा p0 this plus p of 1 this is equal to c. So this implies obviously that c is equal to 1 plus 41 this value is equal to 42. तो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ और इस इक्वेशन से अब आपको डायरेक्टली वैल्यू px plus p of 1 minus x की मिल चुकी है जो वैल्यू 42 है. जब आप इस 42 को इस इंटीग्रल में पुट करोगे तो क्वेश्चन में कुछ करने के लिए बचेगा नहीं, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 42. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था बट इनिशियल अप्रोच आपको मिल रही थी. तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक के अंदर. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने 3 बड़े शानदार से नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं. इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 4 पाई है एंड दैट इज log 3 sin x plus 3 root 3 cos x. जब भी आपके पास एक्सप्रेशन a sin x plus b cos x की फॉर्म में मिले तो पहले आप उसे क्लब करके लिख लो. तो जो हमारे पास i इंटीग्रल है उसको हमने लिख लिया इंटीग्रल 0 to 4 पाई एंड दिस इज log of mod of
इसमें से मैंने 6 एज ए कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरे पास जो वैल्यू मिली वो मिल चुकी है. दिस इज 1/2 sin x, this plus √3/2 cos x and its mod this into d of x. अब बच्चों ये वाला जो एक्सप्रेशन है, पहले वाला एक्सप्रेशन, इसमें cos π/6 is equal cos π/3 is equal to 1/2 and cos sin π/3 is equal to √3/2. तो इस वाली टर्म को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं sin x plus π/3, जो कि बहुत इजीएस्ट फॉर्म बन चुकी. अब इसके आगे कैसे सॉल्व करें? log m into log n, log m into n उसको ब्रेक किया जा सकता है log m plus log n. तो इस इंटीग्रल को आप ब्रेक कर दीजिए, इसको लिख लीजिए इंटीग्रल 0 to 4 pi this into log 6 this into dx and this plus integral 0 to 4 pi and that is log of mod of sin x plus pi/3 this into dx. अब बेटा आपको मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखाया है जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है. इंटीग्रल 0 to pi/2 log of mod sin x this into dx, this is equal to integral 0 to pi/2, again that limit is pi/2, log mod of cos x into dx, its value is equal to minus pi/2 log 2. तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए. तो मैं इस फॉर्मेट में लिखने के लिए x plus pi/3 को t ले लेता हूं. तो यहीं पे मैंने मैनिपुलेशन कर दिया, कंसिडर कर लिया x plus pi/3 is equal to t. तो dx is equal to dt मिल जाएगा और इसके लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी. पहले वाला इंटीग्रेंट तो आपको 4 pi into log 6 मिल चुका है और दूसरे वाले इंटीग्रेशन की बात अगर करें तो लिमिट बन चुकी है minus pi/3 से लेके minus pi/3 this plus 4 pi and this into log of mod of sin t this into dt. तो कितना इजी क्वेश्चन हो चुका है. और इसको देखते ही mod sin t को देखते ही अपने दिमाग में पीरियोडिसिटी की कंडीशन आ गई. sin t is a periodic function with period 2 pi and mod sin t is a periodic function with period pi. So we may use this property. If function is periodic function with period t, then integration for any real number a to a plus nt fx into dx is equal to n times 0 to t fx into dx. So we may write that integration in the form of 4 times pi this into log 6 and this plus 4 times integral 0 to pi and that is log of mod sin t this into dt. तो कितना इजी क्वेश्चन हो चुका है. बट आपकी लिमिट दी है 0 से pi/2 इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए. तो बच्चों हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है जो कि अगेन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर f of 2a minus x is equal to f of x हो जाता है तो आप इंटीग्रेशन को लिख सकते हो 2 times f of 0 to a f of x into dx. तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं. तो हमने अगर साइन पाई माइनस एक्स देखा तो फिर से साइन x मिलेगा, तो वैल्यू सेम मिल रही है, इसका मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो पा रही है. सो दिस इज 4 पाई log 6 एंड दिस प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल 4 into 2 इंटीग्रल 0 to pi/2 log mod of sin t this into dt एंड इसका वैल्यू अपने पास आ रहा है minus pi/2 log 2. तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी. दिस इज 4 पाई log 6 को मैं ब्रेक कर देता हूं log 3 प्लस 4 पाई log 2 एंड सेकेंड टर्म मिल चुका है minus 4 पाई log 2. These two terms eliminated. That means this 4 pi log 3 is our answer. तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कई सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही थी और मैनिपुलेशंस यूज हो रहे थे. तो आपको शायद मजा आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन में दे रहा है fx is a differentiable function and fx is equal to f of 10 minus x. This is functional equation and integral minus 5 to 5 f prime f5 plus x this into x to the power 4 into e to the power x square this into dx. तो पहले तो माइनस ए से ए लिमिट देखते हुए आपके दिमाग में आया कि हो सकता है ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए. इसमें ये फंक्शन तो इवन फंक्शन है बट पहले फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, कैसे सॉल्व करें.
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है बच्चों? तो सोचना पड़ेगा। सोचेंगे कैसे कि मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट्स -5 से 5 देखी, पहले इस इंटीग्रल को I मान लिया, -5 से 5, दिस इज f प्राइम 5 प्लस x दिस इंटू dx, सॉरी x टू द पावर 4 इंटू e टू द पावर x स्क्वायर इंटू d ऑफ x। अब प्रॉपर्टी आपको पता है, इंटीग्रल a टू b fx इंटू dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a plus b this minus x this into d of x. So we are using that property. So integral becomes -5 to 5 and that is f prime 5 minus x or x to the power 4 e to the power x square this into d of x. इतनी बात मिलते ही अब दिमाग में आइडिया नहीं मिल पा रहा कैसे सॉल्व करें। अगर आप बच्चों गौर से देखोगे तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, तो हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो f प्राइम x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f प्राइम 10 माइनस x मिल जाएगा। इसी के अंदर मैं x इक्वल टू x 5 प्लस x पुट कर देता हूं। तो जब मैं x इज इक्वल टू 5 प्लस x इसके अंदर रखूंगा या 5 प्लस t इसके अंदर रखूंगा तो ये डेरिवेटिव इस फॉर्म में बन जाएगा f प्राइम 5 plus t this is equal to minus of f prime 10 minus 5 minus t that is 5 minus t। कितना इजी फॉर्म बन चुका है। तो f प्राइम 5 माइनस x को माइनस f प्राइम 5 प्लस t लिख सकते हैं। तो ये आ चुका है इंटीग्रल -5 to 5 f प्राइम 5 प्लस x this into x to the power 4 e to the power x square into d of x। तो जो कि आपका I इंटीग्रल के इक्वल है। सो दिस वैल्यू इज -i, दिस इंप्लाइज 2i इज इक्वल टू 0 एंड सो वी हैव द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन I इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इनिशियल अप्रोच मिल नहीं पाती, तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना होगा। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द फंक्शनल इक्वेशन। इसमें ये बोलता है दिस इज नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन, आई मीन दिस फंक्शन gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट का मतलब ये बनता है दैट gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और gx प्लस g ऑफ x प्लस हाफ इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आपको दी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल 0 टू 1 sin पाई x इंटू gx इंटू dx का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप इसे निकाल ही नहीं सकते विदाउट फाइंडिंग दैट फंक्शन gx, बट gx निकालना तो और टेढ़ी खीर है। तो हम क्या करते हैं, फिर से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे देख रहा हूं कि आइडेंटिटी gx प्लस हाफ की बात कर रही है, तो मैंने अपने इंटीग्रल को पहले तो I मान लिया, ये लिख लिया 0 टू हाफ और 0 टू 1 sin पाई x दिस इंटू gx इंटू dx। अब मैं इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक कर दे रहा हूं, 0 टू हाफ दिस इज sin पाई x दिस इंटू g ऑफ x दिस इंटू dx एंड दिस प्लस इंटीग्रल हाफ टू 1 दिस इंटू sin पाई x दिस इंटू gx इंटू dx। मैंने लिमिट्स ब्रेक क्यों की? मैंने इसलिए लिमिट ब्रेक की बिकॉज मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी कुछ इस फॉर्म में दिखती है, gx प्लस हाफ इज इक्वल टू 2। तो अब लेकिन सेकंड इंटीग्रेंट जो है वो हाफ से 1 दिख रहा है, तो मैं इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करता हूं। मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, क्या सब्स्टिट्यूशन कर दिया, लेट x इज इक्वल टू हाफ प्लस t। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो कुछ ना कुछ बातें तो बन सकती है। तो आपका जो t है dx है, यहां से फिर से dt के इक्वल ही मिल रहा है और आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल तो सेम ही रखा, 0 टू हाफ sin पाई x this into g of x and this into dx and this plus the second इंटीग्रल। इसकी लिमिट्स चेंज होंगी बच्चों, जब आपका x हाफ होगा तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा और जब आपका x 1 होगा तो t का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट फिर से 0 से हाफ बन चुकी है और sin पाई x में अगर हम x की जगह पे हाफ प्लस t रखते हैं तो ये मिलेगा पाई बाई 2 प्लस मुझे जो लगता है बेटा क्वेश्चन में यहाँ पे sin पाई नहीं sin 4 पाई होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं
इंप्रूवमेंट कर रहा हूं, दिस शुड बी 4 पाई, राइट? तो क्वेश्चन में साइन 4 पाई एक्स था, मैंने क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो मुझे याद आ रहा है, दिस इज 4 पाई एक्स। अदरवाइज क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा, कुछ चीजें बदलेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा। हमेशा बच्चों ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो वेल प्रूफ होते हैं। तो दिस वैल्यू बिकम साइन 2 पाई and this plus 4 pi t, and that value is again sin 4 pi t, and this into g of x plus t plus half, and this into dt। अब आपको पता होगा डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो आप इन दोनों इंटीग्रल्स को क्लब भी कर सकते हो। तो अगर आप इन दोनों इंटीग्रल को क्लब करोगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 0 to half, दिस इज sin 4 pi x, you may take this as a common, we have gx, this plus g of x by x plus 1 by 2, this into dx, and that gx plus x plus 1 by 2, this value is given as 2। so कितना easy इंटीग्रेशन बन चुका है, इंटीग्रल 2 times इंटीग्रल 0 to half, and that is sin 4 pi x, and this into d of x, and this is equal to 2 times integral 0 to half। आप इंटीग्रेशन कर लीजिए बच्चों, तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन के साथ में, that is cos 4 pi x, and that divided by 4 pi, and limits are 0 to half। when you put half, then this will become cos 2 pi, which is 1, and when you put x equal to 0, this is again cos 0, which is 1, तो डिफरेंस ऑब्वियसली 0 आ गया, so the value of integration is equal to 0। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और किस वे में अप्रोच कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बट ये क्लिक एग्जाम में तुरंत करना चाहिए कि हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स को ब्रेक करना है बाय यूजिंग दिस मैनिपुलेशन। कौन सा मैनिपुलेशन? आपको यहां से देखना होगा कि आपकी फंक्शनल इक्वलिटी दी क्या है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चंस कई बार देखे होंगे, बट एक बार यहां देखिएगा, लिमिट्स फिर से माइनस ए से ए की फॉर्म है, तो आपको देखना होगा कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो कुछ आइडिया तो लग नहीं रहा, बिकॉज एक्स ऑड फंक्शन है और साइन एक्स ऑड फंक्शन है और 1 इवन फंक्शन है। इवन प्लस ऑड कुछ भी नहीं होता, नीदर इवन नॉर ऑड। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में। पहला पार्ट मैंने लिख लिया, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, दिस इज x अपॉन 1 प्लस cos square x this into d of x, and the second part is integral minus pi to pi, this is x sin x, and that divided by 1 plus cos square x this into dx। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन को अगर आप गौर से देखो तो नीचे इवन फंक्शन है, ऊपर ऑड फंक्शन है, ऑड अपॉन इवन, दिस विल बिकम ऑड। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन तो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। चलते हैं सेकेंड फंक्शन की तरफ। तो सेकेंड फंक्शन में आप देखते हो x ऑड है, साइन x ऑड है, तो दोनों का प्रोडक्ट इवन हो गया, और नीचे भी इवन फंक्शन है, तो इवन अपॉन इवन, दिस इज अगेन इवन। सो we may use that property, integral 0 to pi this into x sin x this upon 1 plus cos square x this into d of x। अब आप फिर से प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। इंटीग्रल 2 times 0 to pi, this is pi minus x this into sin pi minus x is sin x, and that divided by 1 plus cos square pi minus x is equal to cos square x this into dx। So this is our I as well as this is our I, तो हम इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो जब आप फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हो तो बच्चों आपको ये दिखता होगा, लेफ्ट साइड में 2i मिल रहा है, राइट साइड में आपको मिल जा रहा है, दिस इज 2 times pi integral 0 to pi this into sin x upon 1 plus cos square x this into dx, because remaining terms तो एलिमिनेट हो गई। अब ये तो एज यूजुअल है कि आप यहाँ पे cos x इक्वल टू t रख सकते हो, तो आप जब cos x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाती है sin x dx this is equal to dt।
तो माइनस साइन बैलेंस भी होने वाला है, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, आई का वैल्यू मुझे मिल गया पाई टाइम्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस आर चेंज व्हेन आई टेक x इक्वल टू 0 तो cos 0 इज इक्वल टू 1, व्हेन आई टेक x इक्वल टू पाई तो cos पाई इज इक्वल टू -1 और एक माइनस साइन dt वाला, तो ये मिल गया dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। एंड दिस इज अगेन इवन फंक्शन और लिमिट्स को इंटरचेंज कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख दे रहा हूं, दिस इज 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 1, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं, दैट इज tan इनवर्स t, so this is 2 pi tan inverse t and its limits are from 0 to 1, so when you put that one limit it will become tan inverse 1, that is pi by 4, when you put 0 tan inverse 0 is 0, so this is pi by 4 and it means our answer is pi square by 2। सो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल भी किया और साथ साथ इंटीग्रल 0 टू a f x इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स, उस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन -2 to 2 sin इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos इनवर्स, दिस शुड बी cos इनवर्स ऑफ cos x, तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 5, द लिमिट्स आर फ्रॉम -2 to 2। तो बच्चों ये तो बहुत इजीली समझा जा सकता है कि अगर x -2 से 2 लाई करता है तो एक्स स्क्वायर 0 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा और एक्स स्क्वायर बाय 5 दिस इज लाइंग बिटवीन 0 to 4 by 5, 0 to 4 by 5 लाई करेगा। और आप इजीली सोच सकते हो कि दैट अगर एक्स स्क्वायर 0 से 5 के बीच में लाई करता है तो फ्रैक्शन है, दिस मींस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बिकम्स 0। अब आगे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो मैं पहले लिख लेता हूं बिकॉज ऊपर कुछ करेक्शन की जरूरत थी। दिस इज -2 to 2, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स and this plus cos inverse of cos x and that whole divided by, this is 1 plus x square, this into 1 because that value becomes 0। okay, so now आप अप्रोच कैसे करोगे, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है और ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन है, तो ऑड प्लस इवन ईदर इवन नॉर ऑड, तो प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल होगी नहीं, तो अपन क्या करें, हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं दो पार्ट्स में। तो हमने इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया और लिख लिया -2 से 2, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये सारी कहानी इसलिए की जा रही है बिकॉज लिमिट्स -a से a की फॉर्म में है, दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इनटू d ऑफ x एंड दिस प्लस इंटीग्रल -2 to 2 and this can be written as cos inverse of cos x and this divided by 1 plus x square this into d of x। तो बच्चों पहला तो ऑड फंक्शन है, अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। दूसरा फंक्शन इवन फंक्शन है और अगर ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो 0 हो चुका है और सेकंड इंटीग्रल आपका बन गया 0 से लेके 2, दिस इज cos इनवर्स ऑफ cos x एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इनटू dx। अब आपको cos इनवर्स ऑफ cos x के ग्राफ को याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी बच्चे को याद है, किसी ने इनवर्स ट्री को अच्छे से पढ़ा हुआ है, मुझे लगता है ये पढ़ने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, तो आपको याद आता होगा द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स cos x इज इन दैट काइंड ऑफ फॉर्म, या ये एक वेव होती है, ये 0 से लेके पाई तक की रेंज पे x वैल्यू गिवन करता है और -पाई से लेके 0 तक की रेंज पे -x वैल्यू गिवन करता है और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप जब देख रहे हो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो 0 से 2 है एंड 2 इज लेस देन बाई पाई, दैट मींस आपका फंक्शन cos इनवर्स ऑफ cos x वैल्यू रखेगा x। सो वी मे राइट दिस इज 0 to 2, इस 2 को मैं अंदर ही लिख लेता हूं x के साथ में एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिकॉज मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर, सो दिस इज
log of 1 plus x squared, and now easily you may put the limits. This can be written as log 5 minus log 1 which is 0. So your answer is log 5. तो फिर से बहुत इजी क्वेश्चन था बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. तो आपको अप्रोच समझ में आ रही होगी कि इनवर्स ट्रिगो के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करना है. ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको फंक्शन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रेशन. दिस इज एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स. और मुझे लगता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना ही मुश्किल है. आपको डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा होगा बट मैं आपको बोलूंगा आप उसका यूज बिल्कुल मत कीजिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देखते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है. तो मैंने f ऑफ माइनस एक्स अगर रखा तो cos ऑफ माइनस एक्स तो cos x हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, e टू दी पावर x स्क्वायर भी सेम रहा, sec x भी सेम रहा और ये 2 आ गया. और ये माइनस एक्स होते ही ये कितना हो जाएगा? माइनस का 2x cos स्क्वायर x और यहां से मिल जाएगा माइनस का sin x और माइनस एक्स क्यूब और नीचे मिल गया माइनस एक्स माइनस 10x. तो बच्चों आप देख सकते हो लास्ट कॉलम से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये फिर से फंक्शन मिल गया. इसका मतलब fx आपका ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स. तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स एफ प्राइम माइनस एक्स. दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ प्राइम एक्स. और आप देख रहे हो ये नेगेटिव साइन दोनों तरफ एलिमिनेट हुआ और मुझे एफ प्राइम माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ प्राइम एक्स मिल गया. तो मुझे एक आइडिया यहां से मिला कि अगर फंक्शन ऑड होता है तो उसका डेरिवेटिव इवन होता है. अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर लेता हूं तो मुझे एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन मिल गया और राइट में एफ डबल डेरिवेटिव मिल गया. तो आप देख रहे हो दिस इज ऑड फंक्शन. तो डबल डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा? ऑड हो जाएगा. तो अगर फंक्शन इवन होता है तो उसका डेरिवेटिव ऑड होता है. तो ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन था. अब इन सारी अप्रोचेस को हम रख लेते हैं और आप इंटीग्रेशन को देखिए. तो इंटीग्रेशन इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ लिमिट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इनटू एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स दिस इनटू डी ऑफ एक्स. तो आप देख सकते हो बच्चों ये फंक्शन इवन है, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है एंड डबल डेरिवेटिव भी ऑड आएगा. अब तो आपको एज ए मैनिपुलेशन एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है, ये सब कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करनी. अगर कोई फंक्शन ऑड है तो उसका डेरिवेटिव इवन और कोई फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड. सो कंप्लीटली ये फंक्शन ऑड मिल गया. सो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 0. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके बच्चे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें I1 और I2 दो इंटीग्रेशन दिए, दोनों इनफिनिट लिमिट्स के हैं. आपसे बोलता है देन रिलेट I1 एंड I2. अगर आप इसे सॉल्व करने की सोचोगे तो सॉल्व होगा ही नहीं. तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशंस ध्यान रखने हैं. और जब भी लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी दिख रही है तो एक लिमिट 0 है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन. तो ऐसे क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन करना होगा. आप ले सकते हो x इक्वल टू 1 अपॉन t. दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर दिस इनटू dt. So that integral I1 this becomes in the form of integral 0 to infinity, that is x square into dx. अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, आपके पास लिमिट बन जाएगी this is infinity and that is 0 and that is negative sign of that dt and it can be written as 1 upon t square this into 1 upon root t and this into dt upon t square and that divided by 1 plus 1 upon t to the power 6. जब आप LCM लोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी. मैंने इंटरचेंज कर दी लिमिट बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव साइन एंड दिस कैन बी रिटन एज dt अपॉन t टू द पावर 4 रूट t. और अगर हम नीचे देखते हैं तो मुझे वैल्यू मिल रही है 1 plus t to the power 6 and this whole divided by t to the power 6.
तो जब आप इन सारी टर्म्स को न्यूमरेटर में लेके चलते हो तो आपको वैल्यू मिल जा रही है, दिस इज टी रूट टी दिस इनटू डी टी एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी टू द पावर 6। और आपको याद होगा डेफिनेट इंटीग्रल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज भी कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज 0 टू इंफिनिटी x root x this into dx and that divided by 1 plus x to the power 6, and this is nothing, this is I2, that means this integral I1 is equal to I2। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन का। और भी एग्जांपल्स हम रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन के देखते हैं। ओके बच्चों, ये एग्जांपल रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन का है, आपको देखते हुए पता चल रहा होगा बिकॉज f ऑफ e स्क्वायर और f ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, fx आपको दिया हुआ है और हम f ऑफ 1 अपॉन x निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 से लेके 1 अपॉन x एंड दैट इज tan इनवर्स t दिस डिवाइडेड बाय t दिस इनटू dt। इट इज गिवन दैट x इज पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाने वाला है। हमने बच्चों क्या किया, हमने ले लिया रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन बिकॉज लिमिट में फिर से x की फॉर्म में चाहता हूं, तो लेट x इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू 1 अपॉन u। सो दिस इंप्लाइज dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर दिस इनटू du। सो आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल 1 से लेके u तक एंड दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन u एंड दिस इनटू du अपॉन u स्क्वायर। और गौर से बच्चों आप देखिए ये विथ नेगेटिव साइन आ रहा है एंड दैट होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन u। सो 1u इज एलिमिनेटेड, वो आपको दिखता होगा यहाँ पे। तो हम इस फॉर्मेट को लिख पा रहे हैं, दिस इज माइनस ऑफ 1 to u इंटीग्रेशन and this u and this u they are eliminated, this is 1 upon u, tan inverse 1 upon u, ये सबको याद होगा, tan inverse x this is equal to 1 upon x is equal to cot inverse x। लेकिन ये कब होता है, ये तभी होता है जब आपका x पॉजिटिव हो। अगर x नेगेटिव होता है तो उस केस में tan इनवर्स 1 अपॉन x के साथ में पाई ऐड हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में मेंशन है x पॉजिटिव, तभी जाके मैं इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा हूं। कई लोग डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं जो कि गलत तरीका है। सो दिस इज cot इनवर्स u इनटू du। सो वी हैव सम दैट काइंड ऑफ फॉर्म। तो अब आप क्या कीजिए, f ऑफ x में से f ऑफ 1 अपॉन x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। वैसे भी मैंने आपको एक बात बताई है कि अच्छा लिमिट बच्चों यहाँ पे x रहेगी, सॉरी मैंने u लिख दिया। आप एक बात और ध्यान रखना कि जब मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करता हूं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको fx फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ही लिख लेता हूं। सो दिस कैन बी रिटन एज cot इनवर्स t अपॉन t this into dt। So when you club these two values, it can be written as 1 to x and that is tan inverse x this plus cot inverse x and that whole divided by x t this whole divided by t and this into dt, and you know that this value this is pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x this is equal to pi by 2, and we have the integration 1 to x this into dt upon t and that is log function, so this is pi by 2 log t, और जब मैं इसमें लिमिट्स रखूंगा तो log x मुझे मिल जाएगा और log 1 तो 0 होता है। तो आपका आंसर pi by 2 log x आ चुका है, बट आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ e स्क्वायर दिस माइनस f ऑफ 1 अपॉन e स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की जगह पे e स्क्वायर पुट कर देते हैं, दैट इज pi by 2 log of e स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज 2, सो योर आंसर इज pi। तो फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन था रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन का। तो आई थिंक रेसिप्रोकल सब्स्टिट्यूशन का आपको कुछ आइडिया इन क्वेश्चन से मिला होगा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। आपको कई बच्चों को डर लगना शुरू हो जाता है कि सर इसमें तो दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, बट ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। इनमें
इनको हम अप्रोच कैसे करते हैं आप जरा देखिएगा। मैंने fx फंक्शन को ब्रेक कर दिया सबसे पहले, तो ये x तो वेरिएबल नहीं है इंटीग्रेशन का, वो t है, तो x को एज ए कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। तो 0 to 1 ft into dt एंड दिस प्लस इंटीग्रल 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1 पे तो 1 ही होगा, तो ये वैल्यू जस्ट 1 आ गई। अब आप गौर से मेरी बात को समझना कि ये जो इंटीग्रेशन आएगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना है। सपोज मैंने इस वैल्यू को लैम्डा ले लिया, तो आपको हमेशा ऐसे ही इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सो योर फंक्शन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 1। तो फंक्शन लैम्डा x प्लस 1 बन चुका है और जिसका इंटीग्रेशन मुझे दिया हुआ है 12 0 to 3 रेंज के लिए, तो वहां से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन 0 to 3 दैट fx मींस लैम्डा x प्लस 1 दिस इनटू dx दिस इज इक्वल टू 12 रख लिया। तो यहां से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी लैम्डा x स्क्वायर प्लस x this divided by 2 and the limit are from 0 to 3 this is equal to 12। तो जब आप रखते हो तो यहां से मिल गया this is lambda 9 by 2 plus 3 and this is equal to 12 and this implies that lambda is equal to 2। तो बहुत इजीली लैम्डा की वैल्यू निकल चुकी है। अब जब लैम्डा निकल गया तो आपका फंक्शन पता चल गया, तो योर फंक्शन इज इक्वल टू दिस इज 2x प्लस 1। अब तो कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करता हो तो आप निकाल सकते हो। दिस इज f of 4 इज इक्वल टू दिस इज 2 into 4 plus 1 दैट इज 9 वैल्यू। तो ये भी फिर से बहुत इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं। वन इज लेबनिज रूल फॉर डेरिवेटिव, कि जब वेरिएबल लिमिट्स किसी इंटीग्रल की हो और उन्हीं लिमिट्स की फॉर्म में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप बच्चों यहाँ पे गौर से देख सकते हो कि आपका लोअर लिमिट ax है, अपर लिमिट bx है और फंक्शन t का है। तो आप इसका डेरिवेटिव करना चाहते हो, तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा? अपर लिमिट का डेरिवेटिव दिस इनटू वी रिप्लेस दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल t बाय अपर लिमिट। सो अपर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू फंक्शन की वैल्यू अपर लिमिट पे और सिमिलरली लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे विद नेगेटिव साइन। तो ये प्रॉपर्टी हमारी लेबनिज रूल के थ्रू आती है। दूसरी बात आती है LMVT, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज इंटरवल पे, तो then there exists some c belongs to open interval a to b such that f prime c is equal to fb minus fa upon b minus a। मतलब कुछ इस टाइप की बात ये बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, किसी इंटरवल पे a से लेके b, आप जस्ट ऐसे समझ लो बच्चों, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक छोटा सा ग्राफ बना के तुम्हें रिप्रेजेंट करवा दूं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, तो मैंने एक फंक्शन ले लिया, दिस इज fx और ये इंटरवल है a से लेके b, दिस इज x एंड दिस इज f of x। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं तो उस लाइन सेगमेंट का स्लोप किसी ना किसी टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा किसी पॉइंट c पे। तो c पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप आया वो f प्राइम c आ गया और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना आ गया? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a आ गया। दैट इज द स्टेटमेंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं इस स्टेटमेंट है, बहुत इजी सा स्टेटमेंट है एंड दैट इज कॉल्ड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम इन दोनों थ्योरम्स का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने फंक्शन देखा और मुझे फंक्शन की रेंज बतानी है 3 पॉइंट के ऊपर। तो इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली इस टाइप के फंक्शन का अपन कर नहीं सकते, तो हमने सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज f प्राइम x, this is 1 upon 1 plus x to the power 6 because its upper limit is x whose derivative is 1 और upper limit पे फंक्शन की वैल्यू 1 upon 1 plus x to the power 6 आ जाएगी और lower limit तो 2 है, वो 0 डेरिवेटिव रखेगी, तो सेकंड टर्म को सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने कहा this implies by LMVT f prime c this is equal to f of 3 minus f of 2 that divided by 3 minus 2। आपने बोला सर 3 और 2 कहां से आप लेके आए? मैं बेटा इसलिए लेके आया बिकॉज लोअर लिमिट 2 दी हुई है और आपको फंक्शन की वैल्यू 3 पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, तो मैंने इंटरवल कितना ले लिया? वो 2 से लेके 3 का ले लिया।
मैंने इस इंटरवल पे एलएमवीटी को सोचना शुरू किया। जो सी पॉइंट है वो किस रीजन को बिलोंग करेगा? 2 से लेके 3 को बिलोंग करेगा। अभी भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर मैं f ऑफ 2 की बात करता हूं तो आप इस इंटीग्रल पे रख सकते हो। तो f ऑफ 2 की बात करता हूं तो ये 2 से लेके 2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पॉइंट पे कितनी है? 0 है। सो दिस इंप्लाइज दैट f प्राइम c दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3, जस्ट f ऑफ 3, ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब आप इजीली सोच सकते हो, तो f of 3 is equal to f prime c, which is 1 upon 1 plus c to the power 6. So if that c is belongs to 2 to 3, then c to the power 6, this is lying between 62 to the power 6, मतलब 64, और 3 to the power 6 मतलब 729, और 1 plus c to the power 6 is lying between 65 to 730, और इसका रेसिप्रोकल ले ले तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1 upon 65 से 1 upon 730 से लेके 1 upon 65 के बीच में। सो दिस implies your function f of 3 is varying between 1 upon 65 and 1 upon 730। तो कितना इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बट वी आर यूजिंग हियर टू अप्रोचेस, वन इज लेबनिज रूल, अनदर इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इंटीग्रल इक्वेशन का है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? फिर से अपन लेबनिज रूल से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। f प्राइम x दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स। अब आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप इसे लिख लो f इन प्राइम x दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स एंड दिस इंटू dx एंड दैट इज इक्वल टू dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो मुझे ऑब्वियसली एक इंटीग्रल कांस्टेंट मिलेगा। सो दिस वैल्यू, अब आप देख सकते हो कि अगर fx को t माना जाए तो ऊपर वाला टर्म f प्राइम x dx dt बन जाता है, तो दैट वैल्यू बिकम्स dt अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और जो कि साइन इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो ये क्या आ रहा है अपने पास? साइन इनवर्स f ऑफ x आ गया, और राइट साइड में x प्लस c आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस c। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। आपको fx फाइंड आउट करना था, बट एक c कांस्टेंट आपको परेशान कर रहा है, तो c कांस्टेंट को हटाते हैं। उसे कैसे हटाएंगे? जो हमारे पास इंटीग्रेंड दिया हुआ है, इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, आप उसी का यूज बच्चों फिर से कर सकते हो। आप इसमें अगर f0 रखो, x की जगह पे 0 रखो, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0 to 0 इंटीग्रल, और 0 to 0 इंटीग्रल प्लस हाफ। तो कितनी वैल्यू मुझे मिल गई? दिस इज हाफ। तो मैं इस वैल्यू का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जब मैं इस वैल्यू को यहां पे रखूंगा, f0 इज इक्वल टू साइन c, एंड दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू बिकम्स हाफ इज इक्वल टू साइन c। सो योर c कांस्टेंट बिकम्स pi by 6. So your function fx is in the form of sin x plus pi by 6. तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन, कितनी कम कैलकुलेशन में हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके मेंस और एडवांस के एग्जाम में आते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है और इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कैसे हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करें? तो फिर से मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज रूल। तो हम सबसे पहले अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फंक्शन y के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब y इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंटीग्रेशन का। तो अब e टू द पावर x को बाहर निकाल लो, और ये मुझे मिल गया 0 to x e टू द पावर माइनस y दिस इंटू f प्राइम y दिस इंटू dy। और जो दूसरी टर्म मेरे पास बच्चों मिल रही है वो मिल रही है माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिस इंटू e टू द पावर x। तो हम इसका फिर से डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो इस कंप्लीट को सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और सेकंड फंक्शन रिमेन्स सेम e टू द पावर माइनस y f प्राइम y दिस इंटू dy। और क्या वैल्यू मुझे मिल रही है? दिस माइनस
दिस प्लस सॉरी e टू द पावर x और डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकेंड फंक्शन, तो लेबनिज़ रूल लगा और उससे मुझे वैल्यू मिल गई e टू द पावर माइनस एक्स दिस इंटू f प्राइम x दिस काइंड ऑफ फॉर्म, और सेकेंड टर्म जो है उसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा लिया इसको और इसको एज ए फंक्शन मानते हुए। तो एक बारी तो मुझे मिल गया 2x माइनस वन दिस इंटू ई टू द पावर एक्स, और दूसरा टर्म मुझे मिल गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिस इंटू ई टू द पावर एक्स, दिस काइंड ऑफ फॉर्म भी है। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म्स तो एलिमिनेट हो रही है, और ये वाला टर्म अपने पास है क्या, ये वाला टर्म आप इस पहले वाले इंटीग्रेशन के थ्रू देखिएगा कि ये वैल्यू ही तो है। इस वैल्यू का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिस इंटू ई टू द पावर एक्स। सो वी पुट इट्स वैल्यू हियर। कितना आसान सा क्वेश्चन बन चुका है। तो जब आपने इसकी वैल्यू यहां पे पुट की तो आपको मिल गया दिस इज एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिस इंटू ई टू द पावर एक्स, और ये टर्म तो ऑलरेडी एफ प्राइम एक्स थी ही, और माइनस में मुझे वैल्यू मिल गया 2x माइनस वन दिस इंटू ई टू द पावर एक्स, और ये माइनस में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दिस इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ये दोनों टर्म्स तो बच्चों एलिमिनेट हो गई, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो एफ प्राइम एक्स और यहां से एफ प्राइम एक्स एलिमिनेट हो गया, और आपका फंक्शन इजिली आपको मिल गया दिस इज एफ एक्स इक्वल टू दिस इज 2x माइनस वन दिस इंटू ई टू द पावर एक्स। तो बच्चों मैंने आज काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए फ्रॉम द टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। आई थिंक आपको सबको समझ में आए होंगे। तो बहुत शानदार क्वेश्चंस थे, और इनकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से आपको करनी होगी। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसी के साथ में बाय बाय बच्चों। ओके।